आप लोग देख रहे हैं MAJP न्यूज़। MAJP न्यूज़ में आप सभी जनता का स्वागत है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा, चीफ एडिटर, आप लोगों को नमस्कार करता हूं। आज MAJP न्यूज़ के माध्यम विकास का सवाल सुनकर भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। कहा, छाप दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रविवार को बीजेपी विधायक के बेटे की शादी में सम्मिलित थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछ लिया। इस पर वह ऐसे भड़के कि केके को हाथ मारा। उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रविवार को शादी समारोह में थे सम्मिलित बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बसने से वह विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पत्रकारों से कहा कि आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। आप चाहे तो रिकॉर्ड कर लीजिए, अखबार में आकर लीजिएगा, दिक्कत नहीं। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रविवार को बीजेपी विधायक विजय मंडल में बेटे की शादी में सम्मिलित होने के लिए अररिया आए हुए थे। इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सवाल पूछ लिया। सवाल सुनते ही डिप्टी सीएम भड़क गए। दरअसल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री तारकिशोर से सवाल पूछा था कि उन्होंने घोषणा की थी विद्यापति सर्किट से शिव मंदिर सुंदरनाथ धाम सुंदरी को जोड़ा जाएगा। सुनने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। इस तरह से आना बंद करिए। आइए देखते हैं तारकिशोर प्रसाद कैसे मीडिया पर भड़कते हैं। दूसरे तरफ है केके अम्बेडकर ने भी पिछड़ा दलित और विकसित दलित के बारे पर कैसे भड़के हुए हैं। तीसरे तरफ केके अम्बेडकर ने विकसित दलित और पिछड़ा दलित में क्या बताते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं के से। स्पष्ट बोलने वाले हैं और वयोवृद्ध नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं राजनीतिक में क्या अनुभव और क्या त्याग किए और इनको क्या मिला। MAJP न्यूज़ में केके अम्बेडकर साहब का स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। मेरा नाम कृष्ण कुमार अम्बेडकर हुआ और वर्तमान में मैं जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश का महासचिव हूँ, शिक्षा प्रकोष्ठ, और साथ ही अखिल भारतीय डोम विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मित्रों, मेरी उम्र अभी वर्तमान में लगभग 54 साल है और एक लंबे समय से लगभग 30 वर्षों से मैं सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ और इन 30 वर्षों में मैंने यही देखा और समझा कि यहाँ पे लड़ाई विकसित दलितों और वंचित दलितों के बीच में, हमारी लड़ाई जनरल से नहीं है। अगर दलितों का कोई शत्रु है तो वो है विकसित दलित। तो आज हम विकसित दलित और वंचित दलित में क्या अंतर है और सत्ता पर विकसित दलितों का किस तरह से कब्जा हुआ है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। और दूसरा, सीट चाहिए यहाँ दलितों को, रिजर्व सीट लेते हैं रिजर्व, लेकिन पत्नी चाहिए उनको जनरल, पतोह चाहिए जनरल, दामाद चाहिए जनरल। तो ये दो धारा क्या चलेगा देश में? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और तीसरा, जो हमारे
पार्टी वर्कर हैं, चाहे वो भाजपा के वर्कर हो, चाहे जदयू के हो, चाहे आरजेडी हो, किसी भी दल के हो, खास करके सत्ताधारी दल के जो हमारे कार्यकर्ता झंडा बंडा डंडा बरसों से ढो रहे हैं, उनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी पहले, बाद में मुख्यमंत्री हैं, पहले वो पार्टी के कार्यकर्ता के पिता तुल्य हैं, गार्जियन तुल्य हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपना संतान समझे पार्टी वर्कर को, और पार्टी वर्कर के विकास के लिए, उसकी मान सम्मान बढ़ाने के लिए और उसको जीने खाने का अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो चुटकी में उन लोग की समस्या को हल कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम इस चैनल के माध्यम से मैदान में आया हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दलित और विकसित दलित और वंचित दलित आप किसको समझते हैं, थोड़ा इस पर विस्तार से बताइए। कौन कौन जो है विकसित और कौन कौन दलित में आप लोग का बताइए। पहले तो मैं 1 मिनट में मूल रूप से अंतर समझा दूं कि विकसित दलित किसको कहते हैं और वंचित दलित किसको कहते हैं। विकसित दलित वह व्यक्ति विशेष है, परिवार विशेष है, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत है और सत्ता पर वर्षों से काबिज है आरक्षण के बल पर। और वही व्यक्ति वर्षों से आरक्षण ले रहा है और उसका परिवार ले रहा है। ये एक उदाहरण नहीं है, इसके लिए अनेक उदाहरण है। अब जैसे मान लीजिए रामविलास पासवान जी हैं। रामविलास पासवान जी 1968 से आरक्षण का लाभ लेते आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इसको कंपनी में तब्दील कर दिया, रामविलास पासवान एंड कंपनी। उनका भाई, भतीजा, बेटा, सभी लोग आरक्षण के बल पर सत्ता में वर्षों से कब्जा जमाए हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत के संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही व्यवस्था किया था कि एक परिवार जो वहाँ पे आरक्षण के बल लेकर के और सत्ता में जम जाए, केवल वही सत्ता सुख भोगते रहे? और रामविलास पासवान ही नहीं बल्कि दूसरी जगजीवन राम को भी ले लीजिए। जगजीवन राम भी 8 बार सत्ता की मलाई खाए, 8 बार, 8 यानी 40 बार। उसके बाद उनकी बेटी एक नंबर आ गया, उनकी बेटी भी 5 बार सत्ता की मलाई खाई, 25 साल। और उनकी एक तो पोती जो गैर अनुसूचित जाति की थी, जिनका नाम माधवी कीर्ति है, उन्होंने भी एक बार सत्ता का मलाई खाया, यानी 70 साल। देश आजादी के 75 साल, पता नहीं 5 साल कैसे छूट गया। अब आइए अशोक चौधरी, चौधरी परिवार में अशोक चौधरी जो वर्तमान में अभी मंत्री हैं बिहार सरकार मंत्रिमंडल में, इनके पिता महावीर चौधरी थे। महावीर चौधरी भी कांग्रेस के माने जाने नेता थे और 8 बार, 1, 2, 3, 4 नहीं, 8 बार यानी 40 साल सत्ता की मलाई खाए। उसके बाद नंबर आया अशोक चौधरी का। अशोक चौधरी भी पिछले 25 वर्षों से 5-6 बार से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। अब इसके बाद इनका बेटा का नंबर आ जाएगा। चौधरी इन्होंने कसम खा लिया है कि मैं किसी और चौधरी को आने नहीं दूंगा सत्ता में। यही हालत अन्य कुछ पासवानों का है, जो कि मैं नाम बता रहा हूँ आपको। रामप्रीत पासवान, पूनम पासवान, शशिभूषण हजारी, महेश्वर हजारी, रामविलास पासवान, रवि ज्योति कुमार, रेखा देवी, सरजीत पासवान, ललन पासवान, पासवान ही पासवान। क्या यही पासवान लोग का परिवार चलता रहेगा? तो जो गरीब पासवान है, जो पार्टी किसी भी पार्टी में झंडा बंडा ढो रहा है, सामाजिक सेवा कर रहा है, क्या उसको अधिकार नहीं है सत्ता सुख पाने का? क्या उसको अधिकार नहीं है आरक्षण का लाभ लेने का? तो अब चमार में आइए, दिनकर राम, लाल बाबू राम, सदेव राम, शिवचंद्र राम, संतोष कुमार निराला, निरंजन राम, डॉक्टर अशोक कुमार, सूबेदार दास, ये इत्यादि अनेक चमार हैं। तो ये लोग बार बार यही लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं। जो चमार जूता सी रहा है, जो चमार ठेला ढो रहा है, जो चमार मेहनत मजदूरी कर रहा है, और उसकी यदि संतान राजनीति में आती है, मैं सिर्फ राजनीति का भी बात कर रहा हूँ, तो क्या उसको अधिकार नहीं आरक्षण का लाभ लेना? वो आरक्षण का लाभ
उसको नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए दोषी कौन है? तो पार्टी का सुप्रीमो, निश्चित रूप से सुप्रीमो दोषी है। वो सुप्रीमो उन्हीं लोगों को बार बार मौका दे रहे हैं और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और कहते हैं सभी पार्टी के जो हेड हैं और शासन अध्यक्ष कहते हैं कि हम लोग को बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना चाहिए। तो क्या बाबा साहेब अम्बेडकर यही बता के गए थे कि संविधान में आप लोग जब आप लोग शासन अध्यक्ष बनिए या पार्टी अध्यक्ष बनिए तो जो आरक्षण में जो व्यक्ति सत्ता में एक बार पहुंच गया वही बार बार और उसी का परिवार बार बार आरक्षण का लाभ लेता रहे? ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान ये लोग कर रहे हैं, भारतीय संविधान का अपमान है। ऐसे लोगों पर तो केस होना चाहिए, मुकदमा होनी चाहिए। भारतीय संविधान में बाबा साहब का क्या मोटिव था? उनका अब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान में उद्देश्य था वो एकमात्र एक लाइन में उद्देश्य था कि जो समाज से कट गए हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, जो लोग कट गए हैं उनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ना। और जहाँ तक आरक्षण का व्यवस्था उन्होंने किया, पॉलिटिकल आरक्षण का दलितों के लिए, उन्होंने कहा था कि हर एक 10 साल पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या आज तक समीक्षा हुआ? अगर आज समीक्षा हुआ होता तो जगजीवन राम का खानदान, रामविलास जी का खानदान और जितने भी नाम हमने लिया अभी, दीक्षित चमार, दीक्षित दुसाद, दीक्षित मुसहर का भी नाम बाकी है। मुसहर में आइए, अचंबित ऋषिदेव, कृष्ण कुमार ऋषि, रमेश ऋषिदेव, रत्नेश सदा, जीतन राम मांझी, समता देवी, ये सारे लोग मुसहर में। अभी दूसरा मुसहर को कोई हम ही नहीं देगा। तो ये तो बहुत देश के लिए बहुत घातक है और संविधान का खुला उल्लंघन है। तो आरक्षण का लाभ मेरे विचार अनुसार अगर सही मायने में बाबा साहेब के प्रति लोगों को प्रेम है, और माननीय अभी जो शासन अध्यक्ष में है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं, लालू जी से भी आग्रह करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करते हैं कि इन लोगों को अगर जरा सा भी बाबा साहेब के प्रति प्रेम है और ये लोग बाबा साहेब के राह पर चलना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन करें। ये आरक्षण का लाभ एक बार से ज्यादा किसी को नहीं मिले और यही राजनीति में भी होना चाहिए और यही नौकरी में भी होनी चाहिए। आज जो जीतन राम मांझी अपने पुत्र को अपना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आज मांझी जी निश्चित रूप से एक अनुभवी, काबिल, योग्य दलित नेता हैं, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मांझी जी भी वही काम कर रहे हैं जो पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी ने किया, रामविलास पासवान जी ने किया, जगजीवन राम जी ने किया। उन्हीं के राह पर ये चल रहे हैं। तो ये देश हित, समाज हित और बाबा साहेब के बताए रास्ते का खुला उल्लंघन है। आपके हिसाब से किसी दूसरा को बनाना चाहिए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो मांझी जी को चाहिए था। उनके पार्टी में और भी लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि केवल उनका बेटा है। तो मांझी जी को तो चाहिए था कि दूसरे को, किसी योग्य व्यक्ति को जो उनके परिवार से रिलेटेड नहीं है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आप गार्जियन पार्टी कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका परिवार से अलग हट करके कोई आपके पार्टी से कोई इतने सारे वर्कर हैं, किसी योग्य व्यक्ति को बना देते तो एक अच्छा मैसेज जाता। चलिए, अभी आप कहाँ हैं? अपना फिर से एक बार परिचय दे दीजिए, कहाँ से आप लाइव बता रहा है? हम यह लाइव जो है शहीद स्मारक, जो सचिवालय थाना विधानसभा के सामने जो सतमूर्ति के नाम से जाना जाता है, हालांकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मूर्ति नहीं है ये, शहीद 7 शहीदों का है। हम नमन करते हैं शहीदों को। हम लोग शहीद स्मारक के सामने जो झील झरना का बनाया है, वहीं के बागीचे से मैं अखिल भारतीय डोम विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार अम्बेडकर बोल रहा हूँ। सह जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश महासचिव भी हूँ, शिक्षा मंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।
अगला राजेश पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना आदर्श माना और देखते हैं उन्होंने क्या बता रहे हैं राजेश पासवान जी के बारे में। आइए सुनते हैं MAJP न्यूज़ के माध्यम से। पासवान जी से बातचीत होगा, उनके बारे में जानिए। आखिर इतना कम उम्र में उन्होंने बहुत पद हासिल किया और जनता का सेवा में लगातार समर्पित रहते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं यह काम यह कैसे करते हैं। राजेश जी, MAJP न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश पासवान हुआ और मैं अभी वर्तमान जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश के जिला महासचिव हूँ और जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अपना फुल परिचय और एड्रेस बताया जाए सर। मेरा फुल पता, वर्तमान पता है यारपुर BD कॉलेज गौड़िया मठ, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और वहाँ का मूल निवासी हूँ। मेरा जन्म स्थान ही वो है। अपना पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, जनता को जानकारी दीजिए। आप यह काम कैसे करते हैं शिक्षा राशन कार्ड का लिए? शिक्षा के बारे में बात कीजिएगा तो मैं मिलर हाई स्कूल का स्टूडेंट था। 2006 में मैं 9th किया। आर्थिक हालात परिवार का मजबूत नहीं रहने के कारण मैं समाज सेवा और राजनीतिक में रुचि रखने लगा। क्वालिफ़िकेशन मेरा मैट्रिक है और मैट्रिक के बाद घर की स्थिति वैसा नहीं थी कि इंटर BA कर सकूं, तो मैं समाज सेवा में रुचि रखते हुए चल पड़ा और लोगों का कल्याणकारी काम करने पर विश्वास करने लगा और अभी तक कर रहा हूँ। कैसा कल्याणकारी कार्य करते हैं, इसमें कुछ प्रकाश डालिए। जैसे कि मैं लेबर यूनियन का भी सचिव अभी वर्तमान में हूँ और जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ का अध्यक्ष होने के नाते पूरे लॉकडाउन में 2 साल जो लॉकडाउन रहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ध्यान आकर्षित करवाते रहा हमेशा गरीबों के प्रति, जिसमें प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना का राशन पूरे बिहार में दिए, जो गरीब खाया और संतुष्टिजनक लोग भी रहे और फिलहाल अभी तक ले मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी के तरफ से भी, बिहार सरकार के तरफ से भी श्रमिक कल्याण योजना 5 किलो अनाज का भी मजदूरों तक लाभ पहुंचाया। माने कि मेरा उद्देश्य है चारों स्तर से दबा कुचला अपेक्षित समाज चाहे जो भी हो, उनको सरकारी संगठनों से या अपने स्तर से लाभ दिलवाना, चाहे वो वन हो, जल हो, काम हो प्राइवेट, या शिक्षा का महत्व हो, शिक्षा का योगदान हो, मैं दिलवाता हूँ। आप कितने गरीबों को अभी तक ले मदद किए, राशन कार्ड बनवाए? 10 लाखों गरीब को मदद किया मैंने। राशन कार्ड बनवाने के साथ साथ पूरा लॉकडाउन राशन पहुँचवाया भी। कभी कभी तो वाकया ऐसा हो गया कि नॉर्मल बस इंजीनियर जो गुजरात में इंजीनियर था, उनके भी घर में खाने की लाले पड़ गए थे। तो कैसे कैसे मेरा नंबर लेके लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया। तो अनाज ना मांगने के उद्देश्य से सीधा मुंह कैसे खोले, तो पर्व के नाम पे मांगा कि मैं इतवार करूँगा। मैंने उसकी दशा स्थिति समझ ली। तो रामकृष्णा नगर जाकर अपना साइकिल उठाकर राशन पहुंचाने का मैंने काम किया। कोई गरीब रो रहा था, बिलख रहा था बाल बच्चे के साथ, तो अपना रिक्स पर जहाँ से मैं राशन लेता हूँ वहाँ से 700-800 का राशन बनवाकर उसके घर पैकेज पहुँचाया। और इन संगठनों से भी, अन्य संगठनों से भी डोर टू डोर, घर घर जाकर सभी गरीबों को अपना जान का परवाह ना करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क लगाकर घर बाय घर पटना के हर स्लम बस्तियों में मैंने राशन पहुंचवाने का काम किया। अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, आदर्श किसे मानते हैं, कब से आप राजनीतिक में आए वो बताइए। देखिए, मेरा बचपन से राजनीतिक गुरु तो मैं जब से राजनीतिक में आया हूँ, सबसे पहला मेरा पिताजी राजनीतिक गुरु थे। सामाजिक और राजनीतिक का ज्ञान वही देते रहते थे। दूसरा, जब मैं पार्टी बिलोंग किया, रोड पर मर्ज किया, तो मेरा राजनीतिक आदर्श सिद्धांत माननीय अभी वर्तमान सरकार श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मैं उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलता हूं और उन्हीं के बताए हुए मार्ग दिशा का पालन करता हूं। अभी आप फिलहाल में युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो पूरे बिहार, पूरे माने कि विश्व के युवा को कहना चाहता हूं कि नशा वो खराब आदत है
नशा होने के कारण, नशा करने के कारण बाल बच्चा का आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है, भोजन खाने का समय स्थिति खराब हो जाता है, शिक्षा से बाल बच्चा वंचित हो जाते हैं, शरीर भी कई एक बीमारी से रोग ग्रसित हो जाता है। शराब एक ऐसा नशा और ऐसा एक बीमारी है जो शरीर को खोखला कर देता है, आयु को कम कर देता है, आयु सीमा को समाप्त कर देता है। और युवाओं से तो यही अपील करेंगे कि नशा में कोई नशा ना करें, नशा पर वार करें और शिक्षा का इस्तेमाल करें। शिक्षा दुनिया का ऐसा हथियार है कि शिक्षा को ग्रहण करके किसी भी शेर से या शेरनी से भिड़ा जा सकता है, कलम के बल पर। और आपका नारा क्या था? मेरा नारा हमेशा से रहा, मेरा स्लोगन हमेशा से रहा कि ज्ञान के लिए पढ़ो, अधिकार के लिए लड़ो। ज्ञान होगा तो पढ़ेगा जो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद MAJP न्यूज़ देखने के लिए। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MAJP न्यूज़ देखते रहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ताराकिशोर प्रसाद ने कैसे उग्र हुआ और के अम्बेडकर ने कैसा उनका भाषण लगा और राजेश पासवान ने क्या बोला, उस पर भी आप लोग अपना अपना कमेंट दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।